अब तक हम लोग विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण के नियम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ाई की है। ओके, ऊर्जा संरक्षण में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो परिवर्तित करने के लिए कुछ कोई ना कोई तो जुगाड़ चाहिए, और हमारे पास एक से बढ़ के एक जुगाड़ है, जिसमें से एक जुगाड़ है विद्युत सेल। यह क्या करता है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओके, विद्युत सेल की बनावट के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को फिजिक्स में केवल उसका उपयोग करना है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा परिचय उसकी बनावट के बारे में ले करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक विद्युत अपघट्यों का विलयन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों की खासियत ये होती है कि ये मेटल और नॉन मेटल किसी भी पदार्थ के बने हो सकते हैं, धातु या अधातु किसी भी पदार्थ के बने हो सकते हैं। ओके, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड पर धन आवेश संचित होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है। तो ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। ओके, क्योंकि इस पर एनायन एकत्रित होते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आयन एकत्रित होते हैं, यानी कि कैटायन एकत्रित होते हैं। इसलिए उसी के नाम पे इसको कैथोड कहा जाता है। ओके, इसके बारे में एक बार हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है किसी मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं, या फिर ये तो सीधे सीधे दो अलग अलग बर्तन ही होते हैं, लेकिन इनको एक साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की जाएगी। जिसमें से आवेश एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक स्थानांतरित बड़े आसानी से हो जाते हैं। ओके, या तो हम लोग पारदर्शी झिल्ली ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पारदर्शी मेम्ब्रेन ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बनावट के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये होती है इसकी बनावट। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड मेटल या नॉन मेटल किसी भी पदार्थ के बने हो सकते हैं, जिसमें से एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ओके, तो अब हम लोग विद्युत सेल की परिभाषा लिख लेते हैं। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझने के लिए था। ओके, तो विद्युत सेल या फिर विद्युत सेल एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक और ख़ास बात कि ये जो विद्युत सेल है ये रासायनिक सेल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के सेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर रासायनिक सेल ही इस्तेमाल किए जाते हैं परिपथों में। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, ज़्यादातर हम लोग रासायनिक सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप लोगों को केमिस्ट्री में रासायनिक सेल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे और भी सेलों के बारे में बस केवल परिचय कराया जाएगा। ओके, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक प्रकार की ऊर्जा का किसी एक प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सतत रूपांतरण होता रहता है
जिसके फलस्वरूप किसी परिपथ में अस्थायी विद्युत धारा का मतलब है कि नियत है, जिसका परिमाण जो है कांस्टेंट है। ओके, अस्थायी विद्युत धारा तथा किन्हीं दो बिंदुओं, कौन से दो बिंदु रहेंगे? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बना रहता है। ओके, तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सतत रूपांतरण होता रहता है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा एकदम सतत रूप में कंटिन्यूअसली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। जैसे यहाँ पर क्या है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ओके, जिसके फलस्वरूप किसी परिपथ में अस्थायी विद्युत धारा तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बना रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विद्युत सेल की परिभाषा समझ में आ गई है। इसे प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं। ओके, करते हैं तथा दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ओके, रूपांतरण ऊर्जा के रूप के अनुसार सेल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विद्युत रासायनिक सेल। और इसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और इसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है। ओके, और भी हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे अब ये पता चल जाएगा आप लोगों को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरा। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि यह दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेल। ओके, तो प्राथमिक सेल में आप लोगों ने शायद डेनियल सेल और शुष्क सेल के बारे में पढ़ा होगा, और द्वितीयक सेल में आते हैं सीसा संचायक सेल, और द्वितीयक सेल के बारे में आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है। ओके, सीसा संचायक सेल। तो दूसरा है सोलर सेल या इसको हम लोग कहते हैं सौर सेल। ओके, सोलर सेल ये क्या काम करता है कि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो कि प्रकाश के रूप में ही होती है या फिर तरंगों के रूप में होती है, उसका रूपांतरण ये कर देता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ओके,
सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण कर देता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। तीसरा है तापयुग्म सेल, थर्मोकपल, और इसके बारे में आप लोगों को हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा कभी अगर काम आया तो। ओके, तो थर्मोकपल सेल क्या होता है कि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में बड़े आसानी से किया जा सकता है। एक चौथा जो कि बहुत ही कॉमन है, हिंदी में इसको कहते हैं जनित्र और इंग्लिश में लिखते हैं जनरेटर, लेकिन लोग इसको जनरेटर ही बुलाते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो ये तो थे कुछ सेलों के प्रकार, और आप लोगों ने केमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा है, और हम लोगों को केवल इसी का इस्तेमाल करना भी है यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है सेल से संबंधित इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला शब्द है सेल का विद्युत वाहक बल। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, और इसको शॉर्टकट में EMF बुलाते हैं। ओके, तो हम लोगों को सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में जानना है कि जहाँ पर भी विद्युत वाहक बल इस्तेमाल किया जाएगा उसका क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इस शब्द में आ रहा है विद्युत वाहक बल, यानी कि बल शब्द आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बल है नहीं। ओके, आप कहेंगे सर ये विद्युत वाहक बल नाम है इसका और आप कह रहे हैं इसमें बल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे फैराडे। उन्होंने सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को नाम दिया था विद्युत वाहक बल। ओके, क्योंकि उस समय तक जब उन्होंने ये नाम दिया था उस समय तक किसी को विभवांतर के बारे में पता नहीं था। ठीक है, और ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, लोग इनकी इज्जत करते थे, और इसी कारण से इस नाम को आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है, बदला नहीं गया। ओके, तो अभी हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने सेल की परिभाषा पढ़ते समय यह जान लिया है कि सेल जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। ओके, तो किसी विद्युत परिपथ में अगर एकांक आवेश प्रवाहित करने में कुछ कार्य किया जा रहा है तो वो तो सेल द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि सेल द्वारा ही आवेश को ऊर्जा दी जाएगी। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च करता है सेल,
उसी को हम लोग नाम दे दिए हैं विद्युत वाहक बल। हम लोग नहीं दिए हैं, फैराडे दिए हैं। ओके। और आप लोगों को पहले से ही पता है विभवांतर की परिभाषा में कि W/Q यानी कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर भी। ओके, ये आप लोगों को पता है। या फिर ज़्यादा शुद्ध रूप में लिखें तो V2 - V1 इसको लिखते हैं, ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि विद्युत वाहक बल एक्चुअल में क्या है, विभवांतर है, लेकिन फैराडे ने इसको नाम दिया है विद्युत वाहक बल। और जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है कि वो बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसको आज भी हम लोग विद्युत वाहक बल ही कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। एक और परिभाषा दी जाती है सेल के विद्युत वाहक बल की, तो उसको भी लिख लेते हैं। दूसरे शब्दों में जब सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जा रही है, उस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि दूसरी परिभाषा ज़्यादा क्लियर है आप लोगों की। विभवांतर को ही हम लोग विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। ओके, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। वास्तव में यह कोई बल नहीं है, यह विभवांतर है। यह विभवांतर है जो परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा परिपथ पर आरोपित किया जाता है। ओके, इसे बड़ा ई अथवा एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि मतलब कोई एक सेल है, जब तक इसको हम लोगों ने किसी परिपथ में नहीं जोड़ा है, तब जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होगा उसी को हम लोग कह रहे हैं वैद्युत वाहक बल। ओके, जैसे ही हम लोग इसको परिपथ में जोड़ेंगे आवेश प्रवाहित होना शुरू होंगे। तो आपको पता है कि आवेश जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, जो कि एनोड से लेकर के कैथोड की ओर प्रवाहित होंगे। तो आवेश यहाँ पर जो है ऋण आवेश जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी आवेश प्रवाहित होंगे। किधर से किधर की ओर? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, कैथोड से एनोड की ओर ऋण आवेश प्रवाहित होंगे और एनोड से कैथोड की ओर धन आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक उल्टा, बाहर क्या होता है, परिपथ में क्या होता है, ऋण आवेश जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं,
लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, कैथोड से एनोड की ओर ऋण आवेश प्रवाहित होते हैं और एनोड से कैथोड की ओर धन आवेश प्रवाहित होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके। और एक और बात कि इसमें एनायन और कैटायन होते हैं, ठीक है। तो एनायन इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उसमें कोई भी ऋण आवेशित कोई भी परमाणु हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाहर ऋण आवेश में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद है ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है वो धन आवेशित और ऋण आवेशित परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ओके। तो जैसे ही हम लोग उसका विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें ऋण आवेश अलग हो जाते हैं और धन आवेश अलग हो जाते हैं। तो जब सेल बनता है और उस सेल को जब परिपथ में लगा देते हैं तो धन आवेश जो है एनोड से कैथोड की ओर और ऋण आवेश कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। लेकिन बाहर के मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर में क्या होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वो एनोड से लेकर कैथोड की तरफ, एनोड से चलना शुरू करते हैं और कैथोड की तरफ चलते हैं। और धारा आप लोगों को पता ही है कि धन आवेशित से ऋण आवेशित की ओर चलती है। ओके। तो यही बात था। और सेल के अंदर जब ऋण आवेशित या फिर धन आवेशित दोनों के दोनों परमाणु जब चल रहे हैं तो ये एक विलयन है। तो विलयन की कुछ श्यानता होती है। उस श्यानता के कारण आप लोगों को बताया गया है कि टक्कर होते हैं, आवेश जो है आपस में टकराते रहते हैं और उस टकराव के कारण कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो जब तक ये सेल जो है किसी परिपथ में कनेक्ट नहीं किया गया है तब तक न तो अंदर कोई प्रतिरोध है न ही बाहर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस अवस्था में जो ये दोनों कैथोड और एनोड हैं इनके बीच जो है विभवांतर अधिकतम होता है और उसी अधिकतम विभवांतर को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जैसे ही इसको परिपथ में हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध भी रहेगा और बाहर भी ढेर सारे प्रतिरोध रहेंगे। तो जिसके कारण इसका जो विभवांतर है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसको हम लोग नया नाम देते हैं टर्मिनल विभवांतर। उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक ये कनेक्ट नहीं किया गया है तब तक जो विभवांतर है उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहीं पर एक आदर्श बैटरी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर हम लोग मान लें कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है या फिर कहें कि शून्य है ही नहीं कोई आंतरिक प्रतिरोध, तो ऐसी बैटरी को या फिर ऐसे सेल को हम लोग आदर्श सेल कहते हैं जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। और आदर्श सेल में क्या होगा, जब इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो यानी कि आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं वो टकरा नहीं रहे हैं आपस में, और जब नहीं टकरा रहे हैं इसका मतलब कि इसका विभवांतर कम नहीं हो रहा है। तो उस केस में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के ठीक बराबर हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हैं। तो अब हम लोग केवल सारी बातें फटाफट लिख लेंगे। ओके। एक और ख़ास बात बता दें आपको, क्योंकि यहाँ पर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं विलयन में और श्यानता के कारण कुछ प्रतिरोध होता ही है, तो इसी कारण जब हम लोग इसको परिपथ में इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी थोड़ी सी हीट हो जाती है। ओके। क्योंकि उसमें श्रांति काल भी आता है, मीन फ्री पाथ भी आता है, तो उसके कारण ताप प्रभावित होता है इस बैटरी का। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। ओके। और इसका एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि अगर मोबाइल रखी रहती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग मोबाइल को चलाना शुरू करते हैं तो वैसे तो ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन एक और कारण होता है कि उसकी बैटरी हीट हो जाती है। और वो कारण यही है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल में मोबाइल में जो बैटरी लगी है उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। और जब हम लोग मोबाइल को चलाना शुरू करते हैं तो आवेश उसके अंदर प्रवाहित होना शुरू करते हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसमें ताप परिवर्तन होता है, यानी कि ताप उसका बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हैं। तो अब हम लोग फटाफट लिखते हैं। ओके। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल के बारे में आप लोगों को सारी बातें पता चल गई हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी एक शब्द है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सेल के बारे में। तो हम लोग एक शब्द पढ़ चुके हैं विद्युत वाहक बल, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, इसके नाम से ही आप लोगों को आधी बातें पता चल गई हैं कि यह एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने तो यही पढ़ा है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, यानी कि ये जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो सेल के अंदर उत्पन्न हो रहा है। ओके, तो सेल के अंदर एनायन और कैटायन प्रवाहित हो रहे हैं, जिसके कारण उसके अंदर एक धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, और इस धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई भी विलयन हमेशा श्यान ही होता है, यानी कि उसके अंदर विस्कोसिटी का गुण है। इसके कारण उसमें आवेश प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का गुण होता है, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको लिख लेते हैं। किसी सेल के अंदर ओके, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण सेल के अंदर आवेशों का आपस में टकराना है। ओके, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, इसके कारण उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और उसी को हम लोग नाम दे दिए हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ओके, अब सेल के बारे में अगला और आखिरी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, इंग्लिश में भी इसको लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको भी लिख लेते हैं। कोई सेल जब बंद परिपथ में लगा हो। बंद परिपथ का मतलब है कि जब हम लोग सेल से धारा प्राप्त कर रहे हैं। ओके, बंद परिपथ में लगा हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य
विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका मान सेल के ईएमएफ से कुछ कम होता है। ओके, और इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं कि जब हम लोग इसको किसी परिपथ में इस्तेमाल करते हैं सेल को, तो उसके अंदर भी आवेश प्रवाहित होते हैं और आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोडों के बीच का थोड़ा घट जाता है। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे भी। तो जब थोड़ा सा घट जाता है तो जो घटा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल विभवांतर। ओके, यहाँ पर एक बात और ऐड कर लीजिए कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है सेल के ईएमएफ टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। रिलेशन बिटवीन EMF, terminal potential difference and internal resistance of a cell। ओके, काफ़ी लंबी चौड़ी हेडिंग हो गई। तो ये संबंध दिखाने के लिए हम लोगों को एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, एक परिपथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्रतिरोध है R, बड़ा R, जिसमें हम लोगों को धारा प्रवाहित करनी है, यानी कि हमको धारा प्रवाहित करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं कि एक सेल लगा दिए हैं जिसका कि EMF एप्सिलॉन है। ओके, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। तो आंतरिक प्रतिरोध R की सेल को, आंतरिक प्रतिरोध R के सेल को कुछ इस तरह के सिंबल से दर्शाया जाता है। ओके, मतलब कि एक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है और एक और प्रतिरोध R है जिसमें कि हमको धारा प्रवाह करना है, और हम मान लेते हैं कि इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। ओके, अब तक हम लोगों ने जितने भी बैटरी इस्तेमाल किए थे उसमें हम लोगों ने सेल के विभवांतर V का इस्तेमाल किया था, जो कि एक्चुअल में टर्मिनल विभवांतर था। उस समय हम लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की ज़रूरत है। ओके, बात क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्लियर होगा एक बात और कि आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा इसके श्रेणी क्रम में ही दिखाते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, इस इधर कोई परिपथ लगा है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश किधर से किधर प्रवाहित हो रहे हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, फिर इधर से इधर प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। यानी कि अंदर भी आवेश श्रेणी क्रम में ही प्रवाहित हो रहे हैं ऐसे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। यानी कि जो प्रतिरोध आएगा वो इसके ठीक श्रेणी क्रम में आएगा, जो बाह्य प्रतिरोध होगा उसके ठीक श्रेणी क्रम में आएगा। इसलिए हमेशा सेल के श्रेणी क्रम में ही आंतरिक प्रतिरोध को दिखाया जाता है। ओके, अब जबकि आई धारा प्रवाहित हो रही है सर्किट में, तो ये आई धारा के कारण इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभवांतर हम लोग मान लेते हैं भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये भी उत्पन्न हो रहा है इस सेल के कारण। ओके, तो इस सेल के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो इसके विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि आप लोगों ने विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। ओके, कि श्रेणी क्रम में धारा दोनों प्रतिरोधों में समान होगी, और जो ये विभव होगा यानी कि ये विभवांतर होगा बैटरी का, वो दोनों में, यानी कि अगर हम लोग ये EMF जो कि एक्चुअल में विभवांतर है, यानी कि हम कहें कि एप्सिलॉन विभवांतर का एक सेल इस्तेमाल किए हैं, तो ये विभवांतर इस प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर और इस प्रतिरोध के दोनों ओर के विभवांतर, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होगा। ओके, अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो ये एप्सिलॉन जो होगा, अगर इस पे हम लोग V1 मान लें और यहाँ पे V तो पहले से ही है, तो ये एप्सिलॉन बराबर होना चाहिए V1 प्लस V के। ओके, तो यहाँ से हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि V बराबर एप्सिलॉन माइनस V1, और ये जो V होगा वो किसके बराबर होगा, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो V बराबर होगा IR के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे IR भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको केवल क्या करना है, हम लोगों को टर्मिनल विभवांतर, EMF और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध दिखाना है। तो यहाँ पे V बराबर IR लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये I जो है इस R में प्रवाहित हो रही है, हमको R का संबंध दिखाना है, तो इस V1 को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन माइनस IR। बात क्लियर है, और यही संबंध हम लोगों को दर्शाना है। तो ये संबंध दिखा रहा है टर्मिनल विभवांतर, EMF और आंतरिक प्रतिरोध के बीच। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा, तो हम लोग केवल फटाफट लिख लेंगे। ओके, तो ये सर्किट बनेगा और हम लोग लिखेंगे, माना EMF एप्सिलॉन के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, को किसी R प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ओके, माना परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, तो स्पष्ट है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि जब हम लोग सेल को
परिपथ में इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय उसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा वही टर्मिनल विभवांतर होगा। ओके, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर ही है, यानी कि इस समय जो विभवांतर होगा, जब हम लोग परिपथ में इस्तेमाल कर दिए हैं, जो विभवांतर होगा वो परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसी के बराबर होगा। सिंपल सी बात। ओके, तो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा जो बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर है उसके बराबर। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर IR, I धारा प्रवाहित हो रही है, R प्रतिरोध है, तो विभवांतर इसके दोनों सिरों के बीच हो जाएगा IR, तथा E बराबर हो जाएगा IR प्लस V के। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि E बराबर होगा V1 प्लस V के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो हमको यहाँ से पता चल गया E बराबर IR प्लस V, ये ही हो गया संबंध। इसको हम लोग लिख सकते हैं V बराबर एप्साइलन माइनस IR भी लिख सकते हैं, फिर या फिर लिखें एप्साइलन बराबर IR प्लस V। ओके, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। यहाँ से हम लोग एक और रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग एक और बात लिखेंगे। अतः आदर्श सेल के लिए E बराबर भी, चूंकि R बराबर हो जाएगा 0। ओके, और अगर हम लोग इसको समीकरण 1 बना दें, तो हम लोग लिख सकते हैं तथा समीकरण 1 से हमको पता चल जाएगा कि IR बराबर E माइनस V अथवा R बराबर E माइनस V बटा I। ओके, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल है शायद, उसमें आप लोगों को आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए दिया जाएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा R बराबर E माइनस V बटा I का मान हम लोग रख सकते हैं V बटा R। क्यों ऐसा? चूँकि V बराबर IR, तो I का मान हम लोग V बटा R रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलेगा अतः R बराबर स्मॉल r बराबर R इंटू E बटा V माइनस 1। ओके, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, और आज की क्लास में बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, किताबों को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है।